गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, कल हमने टॉपिक की बात की थी प्लस टू के अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। इंट्रोडक्शन लेक्चर था कल का हमारा। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन हमें क्या दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमने टॉपिक किया था कि पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स होती है। उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक हमारा है वो टॉपिक क्या है, राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स ऑफ ए पार्टनर देखिए बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बात हमें करने की जरूरत नहीं है। अपने आप अंडरस्टूड भी है कि अगर मान लीजिए हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो एज ए पार्टनर हमारे क्या क्या राइट होंगे। तो मैं जनरली इनको बस डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर का राइट क्या होगा कि जितना एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में उसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो अपना प्रॉफिट में शेयर लेके जा सकता है। फर्स्ट राइट तो ये है। उसके बाद में बात करें, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ये जो है वो बिजनेस के कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका ये भी राइट बनता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए बिजनेस की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में कोई पार्टनर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका ये राइट है कि उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपने जो भी व्यूज हैं उसको लेकर, बिजनेस को लेकर वो व्यूज भी वो दे सकता है। इसके साथ अगर मान लीजिए उसको लगता है कि मुझे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने चाहिए, रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, तो उसका ये राइट बनता है कि वो ऑफिशियल आवर में कभी भी बिजनेस के रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और अगर उसको रिकॉर्ड चेक करने से समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो उनकी कॉपी करवा के ले भी जा सकता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर उसने पर्सनली कोई बिजनेस के रिगार्डिंग एक्सपेंस किया हुआ है तो उसको ये राइट है कि वो उन एक्सपेंसेस को फर्म से क्या कर ले, रिकवर कर ले। और अगर उसने मान लीजिए कि फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। और अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो 6% पर एनम के रेट से उसको लोन पर इंटरेस्ट लेने का भी राइट है। और अगर मान लीजिए बाकी पार्टनर्स जो हैं वो किसी अदर पर्सन को एज ए पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो उसको, और वो कोई पार्टनर ऐसा है जो चाहता है कि हमें नया पार्टनर एडमिट नहीं करना चाहिए तो उसको ये राइट है कि किसी नए पर्सन को एक नए पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर एंटर करने से वो रोक सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नया पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सभी पार्टनर जो पुराने वाले पार्टनर है वो सारे क्या करेंगे, एग्री करेंगे। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि नया पर्सन एडमिट नहीं होना चाहिए तो फिर फर्म में नया पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो ये टॉपिक था, ये बेसिक सा टॉपिक था, अपने आप ही अंडरस्टूड है कि अगर मान लीजिए हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या पार्टनर्स के राइट होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, कल हमने बात किया था कि पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच में। अब इस एग्रीमेंट के अंदर होता क्या है, एग्रीमेंट में क्या होता है, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। देखिए, हम जब पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे ना तो सबसे पहले कुछ बिजनेस को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे, जैसे कि कौन कौन पार्टनर्स होंगे, कौन कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया करेगा। तो इस प्रकार की जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिजनेस को लेकर उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। अब एग्रीमेंट जो है ना वो हमारा ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस बात को कंपलसरी नहीं करता है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में हो। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो इस बात के लिए भी नहीं बोलता कि आप अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड तैयार करें। अगर आपने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स आपके बिजनेस के ऊपर अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। उसकी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं वहां जो हमारे बिजनेस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखिए, है क्या कि जो एग्रीमेंट है वो हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और इस एग्रीमेंट को जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं
तो फिर वो क्या बन जाती है, हमारी पार्टनरशिप डीड बन जाती है। तो फिर वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। एग्रीमेंट में क्या होगी, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या, कि अगर मान लीजिए हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कौन कौन पार्टनर होगा, किस पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, मतलब किस चीज का बिजनेस करेंगे, बिजनेस कहां करेंगे, कौन पार्टनर बिजनेस के अंदर काम करेगा, जो बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसको सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर्स ड्राइंग्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ड्राइंग अगर कर सकते हैं तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो वो तो देखिए जितना जिस नेचर का आपका बिजनेस है उसी तरीके की आपकी क्या रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। और उस एग्रीमेंट का जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। अभी देखिए आपकी बुक जो लिख रही है वो ये लिख रही है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल हो सकती है और रिटन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटन या ओरल हो सकता है, पार्टनरशिप डीड आपकी क्या होगी, रिटन ही होगी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक था। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स है उनको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, हमारे बिजनेस पर कौन कौन से रूल्स लगेंगे, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक टॉपिक है हमारा क्या, रूल्स एप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लीजिए कि हमने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया है तो हमारे बिजनेस पर कौन कौन से रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए फिर इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स में जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे फर्म को, वो प्रॉफिट्स क्या किए जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है तो क्या पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, तो फिर ऐसे केस में नो इंटरेस्ट अलाउड, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट चार्ज। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी टू ए पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, नो सैलरी अलाउड। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर इंटरेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहां ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड हमने प्रिपेयर नहीं किया और किसी पार्टनर ने फर्म को क्या कर दिया है, लोन प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसको क्या होगा, उस लोन पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। देखिए जरूरी नहीं, हम ऐसा भी हो सकता है कि हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर तो किया है लेकिन इनमें से किसी एक बात को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर हमारी पार्टनरशिप डीड जो वो साइलेंट है। तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जहां भी साइलेंट है तो उस केस में ये रूल हमारे बिजनेस पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर बाकी पार्टनरशिप डीड तो प्रिपेयर किया है लेकिन वहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र नहीं किया है, इसको लेकर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, तो फिर ऐसे केस में किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा। बाकी जैसे भी हमारा एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो डीड में हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स क्या कर दिए जाएंगे, सेटल कर दिए जाएंगे। तो ये टॉपिक था। देखिए हमने अभी तक जो बात किया वो एक तो ये टॉपिक देखा है कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो। दूसरा हमने बात किया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है तो हमारे बिजनेस पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, एक टॉपिक हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का है। उस टॉपिक को हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो टॉपिक लेकर चल रहा हूं वो टॉपिक है हमारा क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, कि पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि आपने +1 के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की थी। सोल प्रोप्राइटरशिप की जब अकाउंटिंग की थी तो आपने एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो किया था। वो अकाउंटिंग साइकिल क्या था, देख लीजिए। अकाउंटिंग साइकिल क्या था, सबसे पहले मान लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। और इसके साथ अगर बिजनेस का साइज बढ़ा है तो वो 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स भी रख ली जाती है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और आपका जर्नल प्रॉपर हो गया। उसके बाद में जर्नल से क्या होता है, आपके लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते टाइम हमने ये अकाउंटिंग साइकिल फॉलो किया था। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते टाइम भी ये अकाउंटिंग साइकिल हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा, देखिए हमें सबसे पहले हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए, कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये साइकिल हमें फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है, देखिए वहां सोल प्रोप्राइटर था और मान लीजिए हमारे बिजनेस को नेट प्रॉफिट्स हुए थे, तो वो जो प्रॉफिट थे ना, इन प्रॉफिट्स पर उस अकेले पर्सन के क्या थे, राइट्स थे। तो हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ले जाके जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट क्या कर देते थे, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे, मतलब कि उसको दे देते थे। लेकिन अब यहाँ कोई एक पार्टनर नहीं है, एक ओनर नहीं है, बल्कि क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोग उस बिजनेस के अंदर क्या है, ओनर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें जो ये बिजनेस से नेट प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये प्रॉफिट्स उन पार्टनर्स के बीच में क्या करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट का नेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा करना। तो मतलब इस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस भी ईयर के लिए होगा, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको ईयर दिया हुआ है उस ईयर के अकॉर्डिंग उस ईयर के लिए आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करोगे। यहां सबसे पहले एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसका नेचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है। नेचर मीन्स कि वो पर्सनल अकाउंट में है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट। आपने पढ़ा होगा ना टाइप्स ऑफ अकाउंट +1 के अंदर 3 टाइप्स के पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इसके अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा नॉमिनल अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो मतलब कि इसके ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा वो नॉमिनल अकाउंट का होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो देखिए ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से शुरू होगा, तो देखिए ये शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आपको मिलेगा, मान लीजिए आपको प्रॉफिट मिला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ट्रांसफर करने की जो जनरल एंट्री होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, पूरे टॉपिक की जनरल एंट्रीज की। अभी मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपका आ जाएगा, जितना वहां से प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, जैसे मान लीजिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को मान लीजिए सैलरी देना है तो टू सैलरी, अगर मान लीजिए पार्टनर्स को कमीशन देना है तो टू कमीशन। इनकी जनरल एंट्रीज में कल के टॉपिक में करवाऊंगा। अगर किसी को बोनस देना है
तो बोनस। और पार्टनर से अगर कुछ भी चार्ज करना है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनर से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग, तो वो हम क्या करेंगे, यहां ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सपोज कीजिए कि इधर का जो टोटल आ रहा है ना वो 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो यहां भी हम टोटल जो डालेंगे वो कितना, टोटल दोनों साइड का इक्वल डाल रहे हैं। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा था तो 1 लाख दोनों साइड में डालेंगे। और इधर इन टर्म्स का मान लो कि टोटल आपका जो आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। और बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है, 40,000 बच रहा है। इस 40,000 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए वहां हम क्या कर रहे थे, सीधा जो बच रहा था वो सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल में डाल देते थे। यहां हम क्या करेंगे, पहले पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो देंगे। उसके बाद में जो डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स के एग्रीड जो रेशियो है उस रेशियो के अंदर उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां तक के टॉपिक की बात हमने आज के लेक्चर में करनी थी। क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं। उसके बाद में हमने बात किया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद में हमने बात किया कि अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं प्रिपेयर किया तो हमारे बिजनेस पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। और उसके अंदर हमने बात किया कि किस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो किया जाता है। और वहां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, यहां से हमें नेट प्रॉफिट मिला। ये नेट प्रॉफिट अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे। उस अकाउंट का नेम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद में पार्टनर्स को जो कुछ भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलाउ करना है वो अलाउ कर देंगे। और जो कुछ भी चार्ज करना है वो हम चार्ज कर लेंगे। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा। वो पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, उनके एग्रीड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां तक का टॉपिक हमने कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।